शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब प्लांट में वाटर और मिनरल्स जो है कैसे ऊपर नीचे होते हैं और एनिमल्स में कैसे कैसे होते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और अब्दुल्ला का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स वाला पोर्शन आएगा, प्लांट्स वाला नहीं आएगा, है ना बेटा? ठीक है, लेकिन हम पूरा चैप्टर कर लेंगे, उसमें से तुम्हें जितनी ज़रूरत है वो चीज़ याद कर लोगे अच्छी तरह से। सबसे पहले ब्लड। अगर कोई टीचर पूछे कि एक ह्यूमन बॉडी में, इंसानी शरीर में ब्लड कितना होता है, चाहे वो पतला हो, मोटा हो, बड़ा हो, छोटा हो, तो तुम्हें याद रहना चाहिए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है खून किसी भी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, कितना ब्लड होता है बेटा? 5 से 6 लीटर। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बेटा? ब्लड जो होता है ये ऑक्सीजन, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो कैसे होता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एक चीज़ होता है, उसे कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के साथ ऐड हो जाता है और क्या बन जाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है और वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कई बार। तो देखो यहाँ पे, और हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में देखो क्या क्या चीज़ें होता है। ब्लड में एक होता है बेटा आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट, और जब बड़े हो जाओगे तो क्या पढ़ोगे, एक और चीज़ होता है जो अभी नहीं दिया हुआ, ब्लड प्लाज्मा। लेकिन अभी क्या याद रखना है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट। तीनों का एक एक फंक्शन याद होना चाहिए कि तीनों का काम क्या क्या है। जो आरबीसी है बेटा, रेड ब्लड सेल, ये इस आरबीसी क्या होता है? एक लाल कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रेड कलर पिगमेंट। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो रेड कलर पिगमेंट कौन सा होता है? हेमोग्लोबिन होता है बेटा। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन जो है, एक रेड कलर का पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है, उसका नाम याद होना चाहिए, हेमोग्लोबिन। तो अगर रेड कलर पिगमेंट पूछेंगे तो ये होता है हेमोग्लोबिन। स्पेलिंग याद होनी चाहिए, खुद याद करना है लिख लिख के। ठीक है, और ये क्या कर, ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ कंबाइन हो जाता है हेमोग्लोबिन के साथ, तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन कंबाइंड विथ हेमोग्लोबिन एंड इन द फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन इट ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में होता है। ठीक है, दूसरा है बेटा वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? ये इसका भी एक फंक्शन पूछ लेते हैं कि क्या काम होता है वाइट ब्लड सेल का। तो वाइट ब्लड सेल जो होता है बेटा, ये कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी में घुसे या एंटर करे उससे लड़ने में सहायक होता है, मतलब उससे लड़ने में हेल्प करेगा। तो हम बोल सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट द जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। और ये थर्ड जो है बेटा प्लेटलेट्स है, इसका फंक्शन भी पता होना चाहिए। इसका फंक्शन क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है बेटा, जब चोट लगती है हमें तो खून बहने लग जाता है, फिर थोड़े देर बाद वो खून का क्लॉट बन जाता है, या हिंदी में बोलते हैं उसे खून का थक्का बन जाता है, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। वो गाढ़ा गाढ़ा कैसे हो जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड में क्या प्रेजेंट है? प्लेटलेट। तो हम बोल सकते हैं प्लेटलेट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड को जमने में कौन हेल्प कर देता है? प्लेटलेट हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तीनों एक एक फंक्शन पता होना चाहिए। आरबीसी का फंक्शन क्या लिखोगे? आरबीसी हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसी का क्या लिखोगे? इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंटरिंग इन आवर बॉडी। और प्लेटलेट का क्या लिखोगे? इट हेल्प्स इन क्लॉट फॉर्मेशन, CLOT। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कोई कभी कभी, ये होता है बेटा पल्स रेट से क्या समझते हो? पल्स रेट मतलब होता है नंबर ऑफ बीट पर मिनट। पर मिनट मतलब एक मिनट में, एक मिनट में हमारा हार्ट कितने बार धड़कता है? कितने बार धड़कता है बेटा? 72 से 80 टाइम्स पर मिनट। पर मिनट मतलब एक मिनट में 72 टाइम्स से 80 टाइम्स पर मिनट में ये धड़कता है। तो पल्स रेट कितना होता है? 72 से 80। लेकिन जो हमने पिछली बार पढ़ा था वो ब्रीथिंग रेट था,
ब्रीथिंग रेट अगर पूछेंगे तो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, और ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज 25 टाइम्स पर मिनट। लेकिन अगर पल्स रेट पूछ रहे हैं तो क्या लिखोगे? 72 से 80 टाइम्स पर मिनट, यानी प्रति मिनट। ठीक है, ये याद रखना है बेटा तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ओके, उसके बाद बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं बेटा ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस आ जाता है किसमें किसमें, आर्टरीज और वेन्स के बारे में। ठीक है, इनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो याद रखो, हमारे हार्ट से यानी दिल से पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है? आर्टरीज। और पूरी बॉडी से जब ऑक्सीजन यूज हो जाता है तो ब्लड दोबारा हार्ट तक आता है, दिल तक आता है, उसमें कौन हेल्प करता है? वेन्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा, आर्टरीज और वेन्स दोनों मिलके जो नेटवर्क बनाता है उसको क्या बोला जाता है? कैपिलरी। कैपिलरी, तो कोई पूछेगा कैपिलरी क्या होता है, तो नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। इस फोटो बना होगा बुक में तुम्हारे, वही उसी साइड में बेटा वो रहा नीचे, देखो, हाँ ये देखो नीचे लिखा होगा कैपिलरी को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो आर्टरीज और वेन्स, तो आर्टरीज जो है बेटा याद रखो, आर्टरीज जो है वो मोटा होता है यानी थिकंड होता है, हम बोल सकते हैं डिफरेंस में अगर आ गया तो, क्योंकि उसका काम क्या है? पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, और वेन्स दोबारा वापस ले आता है। तो वेन्स जो होता है वो पतला होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। तीसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर मेरे हैंड है, थोड़ा सा कट करूंगा खून निकलेगा, तो खून कहाँ बह रहा है? हमारी नसों में ना। तो जो नस हमने काटी वो नस कौन सा था? वो वेन्स था। ठीक है, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कि वेन्स आर सुपरफिशियल, SUPERFACIAL। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर होता है, लेकिन जब बहुत अंदर तक चाकू लेके काटूंगा तो अंदर बहुत ज़्यादा पेन होगा, और अंदर जो नस होता है बेटा वो नस होता है हमारा आर्टरीज। तो उसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्या, कि आर्टरीज आर डीप रूटेड। डीप मतलब गहरा, रूटेड मतलब अंदर तक होता है। तो ऊपर ऊपर कौन सी नस होती है? वेन्स, और अंदर कौन सी होती है? आर्टरीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टरीज कैरी करता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, मतलब इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट अगर लिख दोगे तो डिफरेंस 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ये चारों पॉइंट याद होने चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कैपिलरीज, मतलब समझ में आ ही गया होगा। ये रहा कैपिलरीज कि जो नेटवर्क होता है, देखो आर्टरीज और वेन का जो नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क को ही क्या बोला जाता है? कैपिलरीज। उसके बाद 2 और चीज़ें होती हैं बेटा, पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन। इसमें उल्टा होता है। पहले मैंने क्या बोला? आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड, लेकिन अगर पल्मनरी उसके साथ लग गया तो अगर कोई बोलेगा पल्मनरी आर्टरी क्या कैरी करता है, तो पल्मनरी आर्टरी कैरी करता है उल्टा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रहित, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। और पहले मैंने क्या बोला? वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन रहित या बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। लेकिन अगर पल्मनरी वेन आ गया तो पल्मनरी वेन कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ लो क्या कह रहा हूँ, कि अगर आर्टरी आया तो आर्टरीज कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अगर पल्मनरी लग गया तो पल्मनरी के बारे में अगर टीचर ने पूछा है तो उल्टा याद रखोगे, पल्मनरी आर्टरी जो कैरी करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मनरी वेन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बस ऐसे याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अब ये ब्लड डोनेशन का टॉपिक है तो एक चीज़ बता देता हूँ। अगर पहली बात, ब्लड डोनेट कौन कर सकता है हमारे देश में? जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर है। वोट देने का अधिकार भी उन्हीं को है, ब्लड डोनेट करने का अधिकार भी उन्हीं को है।
छोटे बच्चे ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। उसके बाद रक्तदान, जीवन दान। ब्लड डोनेट अगर एक बार आप कर देते हो, उसके बाद फिर दूसरे बार ब्लड डोनेट नहीं करना है। कितने दिनों तक के लिए? 120 डेज के लिए। क्योंकि हमारी बॉडी जो है दोबारा ब्लड जो पूरा बना सकती है, ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसको पूरा बनने में कितना समय लगता है? लगभग 120 डेज। 120 डेज यानी लगभग 4 महीने का समय। यानी एक बार ब्लड अगर किसी ने डोनेट कर दिया है तो दोबारा ब्लड डोनेट हम 4 महीनों के बाद करेंगे। ये याद रखना है। पेरेंट्स को अगर नहीं पता है तो तुम बता सकते हो बेटा, ये नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, ठीक है। हार्ट की लोकेशन क्या होती है बेटा, पता है सबको? हार्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है। हार्ट होता तो लेफ्ट में है पर होता हमेशा राइट है, ठीक है। तो हार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड में होता है और ये हार्ट का डायग्राम है। अब इसमें देखो क्या क्या होता है। ऐसे हार्ट अगर मेरा ये है, इस हार्ट को लेके मैंने ऐसे करके ऐसे टेबल पे रख दिया, तो अगर मैं तुम देखोगे तो ये साइड मेरा क्या है? राइट है ना, इस साइड राइट है हार्ट के। लेकिन ऐसे करके अगर मैं ऐसे टेबल में डाल दूंगा तो वो जो मेरा राइट था अब वो क्या हो चुका है? लेफ्ट साइड में आ चुका है ना। तो इसीलिए जो है ध्यान से देखोगे तो इस साइड में क्या दिया हुआ है? लेफ्ट एट्रियम। ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? राइट एट्रियम। और नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला आधा पोर्शन, ये कहता है लेफ्ट वेंट्रिकल। और इस साइड वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 पार्ट्स पे हमारा हार्ट डिवाइड होता है। तो हम बोल सकते हैं हमारा हार्ट कैसा है? 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है हार्ट। 2 ऊपर क्या रहते हैं? एट्रियम। नीचे 2 क्या रहते हैं? वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वाला साइड जो बनाना है वो राइट में बनाना है, राइट वाला लेफ्ट में लिखना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, याद रखना है। ऊपर में जो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं अयोटा, ठीक है, अयोटा याद रखना है। और इसके बगल में एक और मोटा सा होता है लेयर, ये मोटा मोटा सा ये जो है इसको बोलते हैं वेना कावा। बस इतना लिख के आ जाओगे तो मैम मार्क्स दे देंगी जब भी डायग्राम आएगा बनाने के लिए हार्ट का, ठीक है। या फिर एक मैम सिंपल सा भी बना के दे देंगी स्कूल में कि भाई मैम पहले ऐसे बनाएंगी, फिर ऐसे करके बना देंगी, फिर ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और यहाँ से एक डंडा ऐसे दिखा देंगे, एओर्टा लिख देंगे, और एक डंडा ऐसे कर देंगे और इसको वेना कावा दिखा देंगे, ठीक है। इसका नाम लिख देंगे पल्मोनरी आर्टरी, इस वाले का नाम लिख देंगे, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी बोल रहा हूँ, लेफ्ट एट्रियम, और इस वाले के नीचे वाले का नाम लिख देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर इस साइड वाले का कर देंगे राइट वेंट्रिकल, इसका कर देंगे राइट एट्रियम, इस वाले का नाम दे देंगे एओर्टा, इसका नाम दे देंगे वेना कावा। इस तरह से डायग्राम भी बना के आ सकते हो पेपर में। तो मैम स्कूल में जो बनाएंगी सिंपल वाला वो याद रखना, क्योंकि अभी छोटे हो तो इतना सारा डायग्राम नहीं बना पाओगे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म वैसे बना दिया जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है बेटा ये सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो कोई भी पूछेगा ह्यूमन हार्ट कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा? 4 चैम्बर्ड हार्ट। और बोलेंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट क्यों है? क्योंकि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स में डिवाइड है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है दिल की धड़कनें, जो कि 72 टाइम्स पर मिनट होता है। इसको देखने के लिए जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? आला, पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसी चीज़ को? ये भी पूछ लेते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जीके का क्वेश्चन है ना, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। उसके बाद स्टेथोस्कोप, और उसके बाद अगर जाओगे तो एक यहाँ पे बाजू में बांध देते हैं और हाथ से ऐसे पंप दबाते हैं बीपी चेक करने के लिए। उसको क्या बोला जाता है बेटा? उसको बोला जाता है स्फेग्नोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। यानी अगर पल्स रेट चेक करना है तो स्टेथोस्कोप, और अगर बीपी चेक करना है स्फेग्नोमैनोमीटर। वो नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया बेटा, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मतलब जो भी हम बॉडी से बाहर निकालते हैं वेस्ट, उसके लिए कौन सा ऑर्गन इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में? किडनी। तो किडनी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किडनी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम भी आ जाता है एग्जाम में, ध्यान से देखो, बीन शेप का होता है। तो एक किडनी है ये,
उसके बाद ये जो पतली पतली जो लेयर आ रही है इसको क्या बोला जाता है? यूरेटर। इसका स्पेलिंग याद कर लेना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरेटर। ठीक है, तो यूरेटर भी पूछ लेते हैं काफ़ी बार एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर पूछेंगे कौन सा ऑर्गन है तो किडनी, और किडनी का डायग्राम ये फिल्ट्रेशन के काम में आता है। किडनी है, उसके बाद यूरेटर, फिर जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद नीचे एक छोटा सा ये दिख रहा है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। और ये क्या होता है? यूरिनरी ओपनिंग। यूरिन मतलब पता ही है सभी को, ठीक है, ये इसका ओपनिंग। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, अगर ये पेपर में आ रहा है तो इसको याद कर लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट। बस इतना ही क्वेश्चन आ रहा है ना बेटा पेपर में? ठीक है बेटा।